प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। हिंदी प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है और इसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो विगत परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, कई बार हमने आपको कल भी बताया था, हम आज पुनः भी बताएंगे आपको कि प्रश्न जो होते हैं वो बहुत बार जो है हमने आपको बताया है कि 75 से 80% प्रश्न जो होते हैं वे देखने में सामान्य प्रकृति के होते हैं। सामान्य प्रकृति के होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। अक्सर गलतियां हमसे तब होती हैं जब हम जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। गलतियां तब भी होती हैं जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं या कम कॉन्फिडेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सामान्य प्रश्नों की लगातार तैयारी करते रहना है, क्योंकि ये प्रश्न गलत हुए आप परीक्षा से बाहर हुए। पहला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। 1882, 84, 83 और 85 दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप सबको पता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये जो है 1882 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। मौलिक उपन्यास माना है। और ये उपन्यास किसने लिखा है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस उपन्यास को लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। किसने? लाला श्रीनिवास दास ने जो है इस उपन्यास को लिखा है। ये महत्वपूर्ण बात आपको जानना है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और इस उपन्यास में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इस उपन्यास में युवा अवस्था में जो व्यक्ति के द्वारा कुसंगति में पढ़कर जो गलतियां होती हैं उनको लेकर के उसका चित्रण किया गया है। इसमें एक सेठ के पुत्र मदन मोहन की कथा का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास के संबंध में चर्चा हमने उपन्यासों की अपनी जो सीरीज बनाई है उसमें भी की है। लेकिन क्या है, यह एक आदर्शात्मक उपन्यास की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इसमें जो इसका निष्कर्ष दिया गया है उसमें एक सच्चे मित्र को दिखाया गया है जिसका नाम ब्रज किशोर है। और ब्रज किशोर के माध्यम से, ब्रज किशोर आप याद रखिएगा इस उपन्यास का पात्र है, तो ये जो है परीक्षा गुरु का पात्र है। और मदन मोहन जो है ये भी इसी का पात्र है। मित्रों की कुसंगति में पढ़कर ये बर्बाद होता है और ब्रज किशोर की मदद से, एक सच्चे मित्र की मदद से ये वापस सत्संगत को की प्राप्ति करता है। तो ये चीज जानना है। सच्चे हितैषी मित्र के बारे में भी इस जो है उपन्यास में चर्चा की गई। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे माना है। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। इसमें किशोरावस्था या युवा अवस्था में उपन्यास का जो नायक मदन मोहन है उसका अपने मित्रों के द्वारा कुसंगति में पढ़ने का जिक्र किया गया है और बाद में एक मित्र ब्रज किशोर के माध्यम से उसे सत्संगत में वापस ले आया जाता है। ये सारी बातें इसमें वर्णित हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नया रास्ता। क्या प्रश्न पूछा गया है? नया रास्ता ये कहानी है और पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है। अब देखिए, इस प्रकार की जो है आपको नई नई कहानियां भी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। ये प्रश्न जब परीक्षा में आया था तो ये प्रश्न, अब तो ये क्या है, आपको साल अनुसार पेपर्स में ये चूंकि कहानी आ गई है तो अभी सारे लोगों को पता हो गया। लेकिन जब ये प्रश्न जो है पहली बार परीक्षा में पूछा गया था तो ये प्रश्न क्या था, बिल्कुल नया था जो परीक्षार्थियों के लिए, और लगभग लोगों ने इस प्रश्न के गलत उत्तर किए थे। तो कई सारे ऐसे प्रतियोगी जिनको लगता है कि नए प्रश्न नहीं पढ़ना चाहिए, नए प्रश्न और नई पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, वो क्या कहते हैं, किसी एक गाइड को रट लीजिए और उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। किसी भी एक पुस्तक या एक गाइड को रट करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से आपको क्या करना है,
एक अपनी तैयारी जो है वो अपडेटेड तैयारी रखनी है। अपडेटेड तैयारी अगर आप जिसको अद्यतन बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल नया जो तैयारी का फॉर्मेट है उसके माध्यम से जब आप तैयारी करेंगे तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद पहाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक कौन है? यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि स्वर्ग की झलक और अंधी गली ये किस विधा की रचना है। विधा भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये किस विधा की रचना है। लेखक तो इसके कौन है? इसका सही उत्तर होगा उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क जो है स्वर्ग की झलक और अंधी गली नाम के जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनके कौन है? लेखक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? प्रश्न क्या पूछा गया है? आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक किसका है? आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का। किसका? आप याद रखेंगे मोहन राकेश का नाटक है। और यह किस वर्ष प्रकाशित है? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1969 में। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, इन तीन लोगों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये तीन जो है महत्वपूर्ण रचनाएं मोहन राकेश की हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। अगर प्रमुख पात्रों की बात की जाए आधे अधूरे के, तो महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन जुनेजा, सावित्री, बिन्नी किन्नी और अशोक इस जो है नाटक के महत्वपूर्ण पात्र हैं। पूछा गया है कि मूल प्रतिपाद्य क्या है, यानी कि मूल विषय क्या है, मूल संदेश क्या है, इस नाटक का सार क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो ऑप्शन सी दिया हुआ, क्या दिया है इसमें? सामुदायिक अलगाव, चुनावी राजनीति, नौकरशाही की समस्या। ये जो नौकरशाही की समस्या है ये बिल्कुल नहीं होगा। चुनावी राजनीति की कोई बात ही नहीं की गई है। सामुदायिक अलगाव ये थोड़ा सा अलग सा लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सामुदायिक अलगाव का मतलब है कि समुदाय यानी कि जो सार्वजनिक हितों के लिए काम किए जाते हैं उनसे अलगाव। तो यह भी जो है इस नाटक का विषय नहीं। इस नाटक का विषय क्या है? मध्य वर्ग की पारिवारिक विसंगति इस नाटक का महत्वपूर्ण विषय है। आधे अधूरे, जिसमें सभी पात्रों को लगता है कोई भी पात्र क्या है अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस चीज की प्रतीति जो है इस उपन्यास में, सब एक दूसरे को पूर्ण रूप में खोजते रहते हैं और यही इस जो है नाटक की महत्वपूर्ण विडंबना के रूप में चित्रित किया गया है। मध्यम परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार की जो पारिवारिक विसंगति है, घनघोर विसंगति का चित्रण किया गया है। और ये समस्या आपको उस दौर की संपूर्ण कहानियों और संपूर्ण नाटकों में लिखेगा। 1970-80 के आसपास हिंदी के जितने भी नाटक दिखेंगे उनमें जो भी कहानियां दिखेंगी, जो भी उपन्यास दिखेंगे, उसमें जो मुख्य समस्या के रूप में चित्रण किया गया है उसके केंद्र में कौन है? मध्य वर्ग है। क्योंकि आजादी के बाद जो है इस मध्य वर्ग का तेजी से भारत में उभार हुआ था और इनकी तरह तरह की समस्याएं, नगरीकरण हो रहा था, मध्य वर्ग का उभार हो रहा था, रुपए पैसे के रूप में पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो उसके रूप में लोग समृद्ध हो रहे थे। ऐसे में तमाम तरीके की देश में आजाद होने के बाद नई नई सुविधाएं, नई नई व्यवस्थाओं का नित्य जो है इनकी व्यवस्था हो रही थी। ऐसे में जो है ढेर सारी समस्याएं आ रही थी। तो कहानियों का, नाटक का, उपन्यास का जो केंद्र होता था वो मध्य वर्ग को लेकर के लिखा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बार बार हमने आपको बताया है कि संपादकों से परीक्षा में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन है? इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। इसके कौन संपादक हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। और ये पत्रिका कहाँ से निकली थी? आज के प्रयागराज और तत्कालीन इलाहाबाद से ये पत्रिका निकली थी। आपको ध्यान रखना है कब निकली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1877 में जो है ये पत्रिका निकली थी। कैसी पत्रिका थी ये भी आपको याद रखना है। तो ये मासिक पत्रिका थी। 10 सवाल जब मैं आपको करवाता हूं तो 10 सवाल के साथ, एक एक सवाल के साथ जरूर 3-4 सवाल उससे मिले हुए होते हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अगर इसी प्रश्न की बात की जाए तो सवाल यहां से क्या बनेगा? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन है? पहला सवाल बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? दूसरा प्रश्न इलाहाबाद से निकलती थी।
हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ? 1877 में शुरू हुआ, तीसरा प्रश्न। और हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? तो यह एक मासिक पत्रिका थी, चौथा प्रश्न। 4 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिले हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट से संबंधित है। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? प्रश्न पूछा गया है रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो यह जो है महत्वपूर्ण निबंध किसका है? ये निबंध जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप किस रूप में स्मरण करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप एक जो है खड़ी बोली के नियामक और उन्नायक के रूप में आप याद करते हैं। नियामक और उन्नायक, जी हाँ, क्या है? एक पूरा दौर भारतेंदु युग से जिसकी शुरुआत हुई है, जिसमें नई नई गद्य विधाओं का उदय हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, उनमें क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके माध्यम से आए? ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बनकर के। सरस्वती नाम की पत्रिका 1903 से लेकर के 1920 तक करीब करीब 17 वर्षों तक जो है सरस्वती नामक पत्रिका का, मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और उस दौरान उन्होंने ढेर सारे अनुवाद के कार्य स्वयं किए, अन्य लोगों से अनुवाद कार्य करवाए, जो है महत्वपूर्ण निबंध लिखे। द्विवेदी जी निबंधकार के रूप में भी बहुत फेमस रहे। अगर उनके महत्वपूर्ण निबंधों की बात की जाए तो उनमें आत्मकथात्मक निबंध, कवित्व प्रधान निबंध, विचारात्मक निबंध, ऐसे महत्वपूर्ण निबंधों को जो है आप देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में विचारों की गूढ़ गुंफित परंपरा उनमें नहीं मिलती है। बहुत आसान और बहुत सरल लिखते थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दंडदेव का आत्मनिवेदन महत्वपूर्ण निबंध है, ये परीक्षा में पूछा गया है, कई बार हम सब नहीं जानते हैं। दंडदेव का आत्मनिवेदन ये निबंध है, अलग सा निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध है। ये जो है उन्होंने लिखा था, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसके अलावा अन्य बहुत से निबंध उन्होंने लिखे हैं, जिनमें महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है, दमयंती का चंद्रोपालंब है। इस प्रकार के कवित्व प्रधान निबंध भी उन्होंने खूब सारे लिखे हुए हैं। तो पूछा गया है रसज्ञ रंजन नाम का निबंध संकलन। जी हाँ, तो रसज्ञ रंजन नाम का निबंध संकलन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये चीज हमको याद रखना है। अगर जो है आलोचक के रूप में बात करें जो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो इन्होंने शास्त्रार्थ पद्धति, सूक्त पद्धति, टीका पद्धति, आचार्य पद्धति, इन सभी पद्धतियों पर इन्होंने रचना की है। रसज्ञ रंजन और नाट्य शास्त्र की रचना शैली जो है वो आचार्य पद्धति पर केंद्रित है। इसी तरीके से इन्होंने कालिदास को लेकर के ढेर सारा लिखा है। शास्त्रार्थ पद्धति पर इन्होंने नैषध चरित और भाषा व्याकरण जैसी रचनाएं लिखी हैं। सूक्ति पद्धति पर भी इन्होंने काम किया है। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा और मैथिली शरणगुप्त की भारत भारती पर इनकी जो समीक्षाएं हैं, उनमें जो सूक्तियां दी गई हैं वो बहुत प्रशंसनीय हैं। लोचनात्मक पद्धति पर भी इन्होंने काम किया है। रघुवंश और मेघदूत संस्कृत के अच्छे जानकार थे। इन्होंने संस्कृत की रचनाओं का ढेर सारा अनुवाद भी किया है। हिंदी में जो है इन्होंने बेकन, पाश्चात्य की अगर बात की जाए तो बेकन, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे महत्वपूर्ण विद्वानों की, वर्ड्सवर्थ जैसे महत्वपूर्ण विद्वानों की रचनाओं का भी अनुवाद करने का काम किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कला की सहायता से हम लोग विश्व रूप जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। क्या प्रश्न आया है? प्रश्न आया हुआ है, कला की सहायता से हम लोग विश्व रूप जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये बिल्कुल नया प्रश्न है, अलग प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में आया हुआ है और तभी से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया। वासुदेव शरण अग्रवाल, आप हमें कमेंट करके बताएंगे आज के इस वीडियो में वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी का महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया। आप सबको पता है 1954 से शुरुआत होती है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है उनकी हिम तरंगिणी पर, किस पर? हिम तरंगिणी पर जो है
पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कला की सहायता से हम लोग विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है पूर्वी हिंदी। क्या प्रश्न पूछा गया है? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रश्न पूछा गया है पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ सवाल हिंदी में ऐसे हैं कि जहां से आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके संस्थापक कौन हैं, जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनके प्रतिपादक कौन हैं, जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाएगा। ऐसे ही अगर भाषा विज्ञान की बात की जाए तो उसमें भाषाओं की उत्पत्ति को लेकर के जो सवाल है बार बार बनता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर याद नहीं होता है तो इनको हमको बार बार याद करने का प्रयास भी करना चाहिए। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर आसान सा है। जिनको पता होगा उनके लिए आसान है और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत कठिन है। पूर्वी हिंदी ये अर्धमागधी से निकली है। किससे निकली है? अर्धमागधी से निकली है। ब्राह्मण अपभ्रंश जो है इससे क्या है? इससे निकली हुई भाषा कौन सी है? सिंधी है, याद रखिएगा, सिंधी है। सौरसेनी की अगर बात की जाए तो सौरसेनी से क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? सौरसेनी से है। और मागधी की अगर बात की जाए, मागधी, तो इससे जो है क्या निकला हुआ है? इससे आपका है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये क्या है? ये मागधी से है। ये आपको ध्यान रखना है। पैसाची से निकली हुई क्या है? पैसाची भी एक अपभ्रंश है। और पैसाची से निकली हुई क्या है? पैसाची की अगर बात की जाए तो पैसाची से निकली हुई है लहंदा, और दूसरा क्या है? पंजाबी। ये लगभग मिलती जुलती सी है, लहदा और पंजाबी। इसके अलावा एक महाराष्ट्री भी अपभ्रंश है, और महाराष्ट्री अपभ्रंश से क्या है? मराठी की उत्पत्ति हुई है। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि इससे प्रश्न आपको एक बार नहीं बार बार मिलेगा, तो इसको आपको इस रूप में याद करना है। बिल्कुल क्लियर कट आपको याद कर लेना है, ताकि परीक्षा में इससे गलतियां होने की जो संभावना है वो खत्म हो जाए। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न इस रूप में भी आता है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? अब ये प्रश्न इतना मजेदार है और इतना आसान है, सामान्य प्रश्न है, कि अक्सर इसमें हम गलतियां करते हैं। क्यों? कई बार तो ऐसे भी लोगों से गलतियां होती हैं कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, अपने क्षेत्र विशेष की जो है बोली के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। कई बार साक्षात्कार में उनसे पूछ करके इंटरव्यूअर उनको क्या करता है? फंसा देता है। आपसे पूछेगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र विशेष की बोली क्या है, और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अवधी है, भोजपुरी है, पहाड़ी है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, क्या है? बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए हमको इसको भी क्या करना है? इसके क्षेत्र विशेष को याद रखना। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, ये बिल्कुल क्या है? दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं। तो ये सारे क्षेत्र क्या हैं? ये सौरसेनी अपभ्रंश और खड़ी बोली वाला जो क्षेत्र है वहां के, ये जो है उसके अंतर्गत आता था। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। उसी से थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो क्या है? ब्रजभाषा का क्षेत्र आता है, और सटा हुआ एरिया ही है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, ये सब क्या है? ये सब ब्रजभाषा के क्षेत्र है। कन्नौजी की अगर बात की जाए तो कन्नौज के आसपास के जो जिले हैं, यानी कि इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत, ये सब किस में आएंगे? कन्नौजी में आएंगे। अवधी की अगर बात की जाए तो अवध का जो पूरा क्षेत्र है, क्या
सामे अवध की बात की जाती है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, जिनमें लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बहराइच, बस्ती, ये सब जो आते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अवधि के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रश्न को भी हमें आसान नहीं लेना है, सरल समझकर छोड़ना नहीं है, तुरंत गलत ये प्रश्न हो जाएंगे। ईसुरी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? लोक कवि हैं ईसुरी। ईसुरी के फाग बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? ईसुरी के फाग, ये जो है लोकगीत है और बहुत प्रसिद्ध है। ये पूछा गया है, जो है लोक कवि हैं ईसुरी, उनका लोकगीत जो है किस भाषा या किस बोली में है? बुंदेली, कंजौनी, कन्नौजी, अवधी और ब्रजभाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बुंदेली। ये क्या है? ये प्रश्न भी घूम फिर करके बार बार पूछा जाता है, तो इसको हमको क्या करना है? याद रखना है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, जरूरी प्रश्न हैं परीक्षा के लिहाज से। इन प्रश्नों को हमको, मैं बार बार कहूंगा, फिर कहूंगा, ये बार बार रिवीजन करने वाले प्रश्न हैं। बार बार जब आप इनको दोहराएंगे तब जाकर के ये क्या होंगे? इस प्रकार से याद हो जाएंगे, जो कभी गलत नहीं होंगे। हमने बचपन के दिनों में जिन भी चीज़ों को अच्छे से याद किया था, वो आज भी हमको नहीं भूलती हैं। साइकिल चलाना हम नहीं भूलते हैं, 2 का पहाड़ा हम नहीं भूलते हैं, जो भी स्क्वायर हमने याद किए थे वो नहीं भूलते हैं, हम केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला याद किए थे वो नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको बार बार दोहराया था। तो हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हिंदी एक जो है क्या है, अगर विषय की बात की जाए और अगर बहुविकल्पीय आपकी परीक्षा होती है, तो इसके जो है बहुविकल्पीय अगर परीक्षा होगी तो तथ्यात्मक प्रश्नों की भरमार है। ऐसे में आपको इनको सावधानी पूर्वक याद करने की जरूरत है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, इसमें बताए गए तथ्य आपको अच्छे लगे हैं, जानकारियां अच्छी लगी हैं, मित्रों के बीच आप जरूर साझा करें। मैं बार बार कहूंगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने कहा है कि जो भी प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे, वे प्रश्न यकीन मानिए एक बार लिखने के बाद ये प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। आप शुरुआत करें, कोई नहीं लिख रहा है, कोई बात नहीं है, आप लिखिए और इससे क्या होगी? एक नए शुरुआत होगी। हमको क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये आप करने की बहुत जरूरत है। यही करेंगे आप जो है तो ए वर्सेस बी, आप इससे जो है अलग दिखाई पड़ेंगे। हमको वो काम करना है जो काम बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तभी हम औरों से अलग होंगे। तो अगर हमें जल्दी और बेहतरीन सफलता पानी है तो हमको ऐसे प्रयास नित्य प्रति करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।